हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो जो यूपीजीडीसी मेंस का एग्जाम है उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। इस लेक्चर में जो क्वेश्चन है वो क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एटम का क्वेश्चन है। एक बड़ा सारा क्वेश्चन है, उसके अंदर 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और क्वांटम मैकेनिक्स का हाइड्रोजन एटम का कंसेप्ट और क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक्स लगाकर आपको इसको सॉल्व करना है। मैं करा दूं, उसके बाद मेरे कराने के बाद आप सॉल्व करना, और अगर आपको आता है तो आप ये क्वेश्चन देख के डायरेक्ट यहां से भी सॉल्व कर सकते हो। एंड आई होप आपको जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं बहुत अच्छे से आपको समझ आ भी रहे होंगे। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर किसी को यूपीजीडीसी मेंस का कोर्स ज्वाइन करना है, इसी तरह के क्वेश्चंस और ज्यादा करने हैं, तो वो कोर्स ज्वाइन कर सकता है यूपीजीडीसी मेंस का, मेरी एप्लीकेशन को ज्वाइन करके। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखो ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन दिया है। वेव फंक्शन जो दिया है वो दिया है साई 100, यानी कि n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है और m की वैल्यू 0 है। तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है। तो साई 100 इक्वल्स टू a एक्सपोनेंशियल माइनस r अपॉन a नॉट, ये हमें वेव फंक्शन दिया है जहाँ a नॉट जो है वो कांस्टेंट है। और हमें क्या क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट a, उसके बाद एक कर्व प्लॉट करना है वेव फंक्शन और रेडियल कोऑर्डिनेट r के बीच में, और उसके बाद रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड द इलेक्ट्रॉन एंड हेंस मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन उसकी बतानी है। उसके बाद कर्व प्लॉट करना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है रेडियल पोजीशन की, और उसके बाद आर स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के बाद हमें डेविएशन निकालना है डेल्टा आर। तो 5 चीजें हैं इस क्वेश्चन में हमें करनी है। हालांकि कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है उसमें पांच से ज्यादा भी चीजें आपसे फाइंड आउट करवा ली जाती है। तो करना कैसे है, ये अब क्वेश्चन है हाइड्रोजन एटम का, हालांकि पर यहां पर आपको पूरा जो क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक है वो आपको आना चाहिए। वो आपको आता है तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, नॉर्मलाइजेशन का जो कांस्टेंट है वो वैल्यू निकालनी है। तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन आपको यहां पर लगानी पड़ेगी। तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन, अगर मैं पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करूं तो कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन वाला जो है नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन के लिए आपको नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगानी। तो जो यहां पर नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है, उस नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन में क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो हमारे पास जो वेव फंक्शन होता है उसके मॉड का स्क्वायर और एक वॉल्यूम, जो पूरा का पूरा वॉल्यूम है उसमें उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करता है। ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होती है। अब माइनस इनफाइनाइट से और 0, उसमें तो वेव फंक्शन डिफाइन होगा नहीं। तो वेव फंक्शन कहां से कहां डिफाइन हो रहा है, 0 से इनफाइनाइट में। क्यों? क्योंकि स्पेरिकल कोऑर्डिनेट होंगे। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट होंगे तो जो रेडियस है वो 0 से स्टार्ट हो सकती है और इनफाइनाइट तक जा सकती है। माइनस इनफाइनाइट से 0 वाला हिसाब कोई होगा नहीं। तो यहां पर अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो माइनस इनफाइनाइट से और 0, और ये कितना हो जाएगा, साई 100 स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल्टा, प्लस यहाँ 0 से और इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा, साई 100, और ये मॉड में है ये, और ये स्क्वायर, और ये डेल्टा और इक्वल्स टू 1 करना है। अब ये वाला जो है ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम है तो उसका जो शेप होगा, हम कैसा लेके चलते हैं, स्पेरिकल। तो स्पेरिकल शेप होगी तो माइनस में तो हम नहीं जाएंगे, तो कहां से कहां जाएंगे, हम 0 से और इनफाइनाइट जाएंगे। तो इसलिए कहां से कहां एग्जिस्ट करेगा, 0 से और इनफाइनाइट में एग्जिस्ट करेगा। अब जो हमें वेव फंक्शन दिया है उस वेव फंक्शन की वैल्यू यहां रखनी है। तो उस वेव फंक्शन की वैल्यू रखेंगे, तो ये हमें वेव फंक्शन दिया है साई 100। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ई पावर माइनस आर अपॉन ए नॉट, और इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको एस्ट्रिक भी लेना होता है, क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स फंक्शन है नहीं। तो इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, और ये बनेगा ई पावर माइनस 2 आर अपॉन ए नॉट। तो ये वाली जो वैल्यू है मैं यहाँ पर रख देता हूँ। यहाँ पर रखूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पर रखूंगा तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ना, ये वाला ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये स्क्वायर बाहर आएगा, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में क्या जाएगा, ई पावर माइनस 2 आर अपॉन ए नॉट और डी टाउ इक्वल्स टू 1। अब ये स्पेरिकल है, स्पेयर के लिए जो डी टाउ है, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में जो आप स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम निकालते हो, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में जो आप स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम निकालते हो, तो उस वॉल्यूम को कैसे लिखते हो, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अब यार कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो स्पेरिकल एलिमेंट, ये स्पेरिकल एलिमेंट है ना, तो स्पेरिकल एलिमेंट के अंदर
जब हम वैल्यू लिखते हैं एलिमेंट की वॉल्यूम की तो वो क्या लेते हैं 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो मैं यहाँ पर ये वैल्यू डाल दूँ, तो ये वैल्यू डालूंगा तो हमारे पास बाहर जो आ जाएगा 4 पाई बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया 4 पाई और ये रह गया ए स्क्वायर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0 से और ये इनफाइनाइट, ये हो गया ई पावर माइनस 2r अपॉन ए नॉट। यहाँ पर रह गया आर स्क्वायर और ये हो गया डी आर इक्वल्स टू 1। अब मैं क्या कंसिडर करूंगा, 2r अपॉन ए नोट को मान लेता हूं p। तो लेट अज्यूम 2r अपॉन ए नॉट, इसकी वैल्यू को मैंने p मान लिया। तो यहां से r जो है वो किसके बराबर होगा, r बराबर हो जाएगा ए नॉट p अपॉन 2। चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा करने से थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो अब मेरे को dr को भी चेंज करना है, तो यहां से dr क्या बनेगा, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं पार्शियल, तो dr की जो वैल्यू है वो ए नॉट अपॉन 2 और dp, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, dr की वैल्यू हो जाएगी। तो ये सारी वैल्यू उठाकर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगा, यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगा तो क्या बनेगा 4 पाई ए स्क्वायर, ये 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। ई पावर माइनस 2r अपॉन ए की जगह ये क्या हो जाएगा ई पावर माइनस पी, यहाँ पर क्या आ जाएगा ई पावर माइनस पी। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा था आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह ये वैल्यू डाल देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा ए नॉट पी अपॉन 2 और इसका स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है dr की जगह आ जाएगा ए नॉट अपॉन 2 और dp और इक्वल्स टू 1, dp इक्वल्स टू 1। तो अब यहाँ से बाहर क्या जाएगा ए नॉट क्यूब और 2 4 8, तो ये बनेगा 4 पाई ए स्क्वायर और बाहर क्या जाएगा, ये जाएगा ए नॉट क्यूब अपॉन ये कितना आ जाएगा 8। तो हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन में रह जाएगा ई पावर माइनस पी और ये रह जाएगा पी स्क्वायर, स्क्वायर ही बनेगा ना, तो यहाँ पी स्क्वायर और ये हो गया डीपी और इक्वल्स टू 1, पी स्क्वायर डीपी इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएगा। अब यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन बना है ये बन गया गामा फंक्शन, ये गामा फंक्शन हमारे पास बन गया। गामा फंक्शन कैसे बन गया, गामा फंक्शन जो है गामा फंक्शन, अब ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं यार, ये याद रखनी पड़ेंगी तुम्हें। गामा फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बता रहा हूं, तो यहां लिखा जाता है ई पावर माइनस ए एक्स पावर एम और एक्स पावर एन डी एक्स। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ये डी एक्स लिखा हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन होता है 1 अपॉन एम, फिर 1 अपॉन ए पावर एन प्लस 1 अपॉन एम और यहाँ गामा फंक्शन एन प्लस 1 अपॉन एम। तो यहाँ इसको और इसको कंपेयर करोगे, तो इस दोनों को कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, a की वैल्यू 1 हो गई, m की वैल्यू कितनी हो गई 1 और n जो है उसकी वैल्यू हो गई 2, n जो है उसकी वैल्यू हो गई 2। तो यहाँ वैल्यू डाल दो, तो 1 अपॉन 1, फिर यहाँ 1 अपॉन 1 और n प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 1 और यहाँ पर n प्लस 1 हो गया गामा 3 अपॉन 1। तो कुल मिलाकर ये जो है इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, गामा 3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा 4 पाई ए स्क्वायर ए नॉट क्यूब अपॉन 8 और इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो गामा 3 आएगा 1। अब हमारे पास यदि गामा n लिखा है तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर लिखा है गामा 3, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो होगा 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 3 माइनस 1 फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 2, तो हमारे पास बनेगा 4 पाई ये ए स्क्वायर ए नॉट क्यूब अपॉन 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 1। तो ये 2 से 4 बार कट गया, 4 से 4 कट गया, तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू बनी 1 अपॉन ये बनेगा पाई और ए नॉट क्यूब, हमें वैल्यू चाहिए ए की, तो ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अपॉन पाई ए नॉट क्यूब और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2। तो हमारे पास जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है उस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू ए की वैल्यू वो कितनी वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 1 अपॉन पाई ए नॉट क्यूब और इसकी पावर कितनी 1/2। तो ये हमारा पहला वाला जो पार्ट है ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक है यानी कि नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन वो आपको पता होनी चाहिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर आप इसको ये भी लिख दे तो नंबर आपके कटेंगे नहीं, लिख दो तो बढ़िया बात है। बाकी फिर इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए अगर आपको स्टैंडर्ड तरीके पता हैं तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज फिर इंटीग्रेशन तुम्हारा बहुत अच्छा है और लंबा चौड़ा कर सकते हो तब तो फिर ये लंबा चला जाएगा, अदरवाइज फिर ये छूट जाएगा। तो गामा फंक्शन से सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। दूसरा जो सवाल इसमें पूछा है, प्लॉट द वेव फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ रेडियल कोऑर्डिनेट आर। तो वेव फंक्शन को वाई एक्सिस पर लेना है, रेडियल कोऑर्डिनेट को एक्सेस के ऊपर लेना है। तो दूसरा जो इसका सवाल है
उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर फंक्शन आपको प्लॉट करना है। तो यहाँ पर प्लॉट करना है, कैसे करोगे, वाई एक्सिस पर तो आप ले लो वेव फंक्शन, और एक्स एक्सिस के ऊपर ले लो आप आर। तो यहाँ पर आप ले लो वेव फंक्शन साई 100 और यहाँ पर ले लिया आपने आर। तो साई 100 की वैल्यू है ए की वैल्यू कितनी आ गई, पाई ए नॉट क्यूब पावर 1/2 ई पावर माइनस कितना था, ई पावर माइनस आर अपॉन ए। तो यहाँ आ जाएगा आर अपॉन ए नॉट, और ये हमारे पास रेडियल कोऑर्डिनेट हो गया। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल डिके होगा क्योंकि माइनस में, तो एक्सपोनेंशियल डिके होगा। जब आप आर की वैल्यू को जीरो करोगे, तो आर की वैल्यू को जीरो करोगे तो यहाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, यहाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, और ये मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर रहेगी, ये वैल्यू 1/पाई ए नॉट क्यूब इसके बराबर होगी। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/पाई ए नॉट क्यूब और उसकी पावर 1/2। और यहाँ से ये कैसे डिके करेगा, एक्सपोनेंशियली डिके करेगा। तो यहां से किस तरह से डिके करेगा, एक्सपोनेंशियली डिके करेगा, जीरो पर टच नहीं करेगा, एक्सपोनेंशियली डिके करेगा। तो ये इसका क्या बन गया, प्लॉट बन गया। ठीक है, तो ये इसका दूसरा सवाल हो गया। तीसरा है फाइंड द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एंड हेंस मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए कैसे निकालते हैं, तो तीसरा जो है हमारे पास थर्ड, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये हमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो इसको कैसे निकालोगे, तो प्रोबेबिलिटी, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को लिख दिया मैंने D100 डी आर और डी आर, पी आर डी आर लिखते हैं, है ना, पी आर पी डी पी लिखते हैं, तो इसको लिख दिया मैंने डी आर और डी आर। तो यहां अब जो फंक्शन है उसकी वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा साई 100 इसका स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं ना। और यानी कि जो हमारे पास नॉर्मलाइजेशन वाला है वही वैल्यू यहां पर रखनी है। नॉर्मलाइजेशन वाला क्या था, ये था, और इसको डी टाउ करके और इसको सिर्फ डी आर के रेस्पेक्ट में और कर देना है, इसको डिफरेंशिएट। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, डी टाउ ही लिखना है। तो डी टाउ लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, 4πr² डी आर। भाई हम लोग जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लिखते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लिखी है मैंने, ये क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लिखी हुई है। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लिखी है, क्या लिखी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, ये क्या लिखी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लिखी है। तो अब हमने ये साई 100 की इसकी तो वैल्यू निकाल ली, इसका स्क्वायर कर रखा है, तो यहां बनेगा 1/पाई ए नॉट क्यूब, ये तो ए स्क्वायर की वैल्यू होगी क्योंकि स्क्वायर हो गए, और यहां पर ये कितना हो जाएगा, ई पावर -2r अपॉन ए नॉट, और ये कितना हो जाएगा 4πr² डी आर। ऐसा हो गया 4πr² डी आर, ये बन जाएगा। यहां से क्या कट रहा है, यहां से ये पाई से पाई कट गया, है ना, ये क्यूब में है, पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कटेगा तो ये कितना बन जाएगा, ये 4 ये बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा ए नॉट का क्यूब। कितना बन जाएगा, ए नॉट का क्यूब, ये r² यहां आ गया, ई पावर -2r अपॉन ए नॉट, और ये हो गया डी आर। ठीक, तो ये किसकी वैल्यू है, ये D100R और DR की वैल्यू है। तो यहां D100 की वैल्यू क्या हो गई, तो D100 इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 4/A0 क्यूब और r² ई पावर -2r अपॉन ए नॉट। तो ये D100 की वैल्यू हो गई। अब हमें मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन बतानी है, तो फॉर मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन हमें बतानी है मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन। तो मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन जो हमें बतानी है उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस डी को। तो इस डी को डिफरेंशिएट करोगे किसके रेस्पेक्ट में, डी आर के रेस्पेक्ट में, और उसको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहां क्या लिखोगे, डी अपॉन डी आर, यहां क्या लिखा जाएगा 4/A0 क्यूब, ये बनेगा r² ई पावर -2r अपॉन ए नॉट, और ये 0 करना है। तो अब ये कैसे डिफरेंशिएट होगा, एक बार आप r² को करोगे, ई वाले को छोड़ दोगे, फिर ई को करोगे, r² को करोगे। तो एक बार जब आप r² को करोगे तो ये 4/A0 कांस्टेंट होगा, इसको तो हटाओ, तो सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करो आप, तो इस पे फोकस करो। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये 2r, और ये एज इट इज लिखना है ई पावर -2r अपॉन ए नॉट। फिर उसके बाद r² को यहां पर प्लस आ जाएगा, r² एज इट इज, इसका करना है ई पावर -x का। तो ई पावर -x का कैसे होता है, ई पावर -2r अपॉन ए नॉट,
और फिर किसका करना है, फिर करना है आपको 2r अपॉन ए नॉट का। 2r अपॉन ए नॉट का जब करोगे तो वो कितना बनेगा, वो बनेगा -2 अपॉन ए नॉट। कितना बनेगा, -2 अपॉन ए नॉट। ये हमारे पास जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बनेगा। तो यहां इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, पूरे में से कॉमन आ रहा है e पावर -2r, e पावर -2r अपॉन ए नॉट। ये पूरे में से कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा 2r, ये 2r रह जाएगा। यहां पर क्या बचेगा, ये बचेगा 2r। अच्छा ये पूरा तो उतरेगा, तो यहां पर बचेगा 2r स्क्वायर, नहीं एक मिनट रुकना, ये तो यहां पर क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस ये और ये, तो ये बचेगा -2r स्क्वायर अपॉन ए नॉट। और इसको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। तो यहां से या तो ये 0 या ये 0, तो इसको 0 करें, तो इसको 0 करोगे तो कितना बनेगा, 2r -2r स्क्वायर अपॉन ए नॉट की वैल्यू आपको 0 के बराबर करनी है। तो यहां से r की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ए नॉट आ जाएगी। तो ये कौन सी पोजीशन आ जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, ये कौन सी पोजीशन आ जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन आ जाएगी। तो ये मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन आ गई हमारी। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, इसका जो ग्राफ है वो ऐसे प्लॉट करोगे, जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर आ जाएगा हमारे पास r, और यहां हमारे पास वैल्यू आ जाएगी d100r। तो ए नॉट के ऊपर ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हो रही, तो ए नॉट तक तो ये बढ़ेगा और उसके बाद ये क्या डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है ये कहां पर मिल रही है, ए नॉट पर, जहां आर की वैल्यू कितनी है, ए नॉट है। तो ये हमारा कौन सा वाला सवाल सॉल्व हो गया, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, जो थर्ड वाला पार्ट है वो सॉल्व हो गया। उसके बाद हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है आर की। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फोर्थ है हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कहां से कहां तक होगा, 0 से इनफाइनाइट तक। कैसे लिखते हैं, साई 100, इसका स्टार यहाँ बीच में आर आ जाएगा, और यहाँ साई 100 और ये डी टाउ। बहुत सिंपल सा है, वैसे ही होगा जैसे पहले हुआ था। यहाँ पर साई 100 की वैल्यू हमारे पास है, तो उसका जो हमारे पास इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट तो है नहीं। तो यहाँ पर बाहर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा पाई ए नॉट क्यूब। 1/√2 जो था इसमें वो हट जाएगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर होगा, तो ये आ गया बाहर। ठीक है, डी टाउ को क्या लिखोगे, 4πr², तो वो 4π भी बाहर आ गया, तो ये 4π बाहर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अब इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि कर क्या रहा हूं मैं यहाँ पर। तो ये बाहर आ गया और ये 0 से इनफाइनाइट हो गया। यहां पर बन रहा होगा e पावर -2r अपॉन ए नॉट, एक r ये और r स्क्वायर, तो ये बन जाएगा r क्यूब, और ये हो जाएगा dr, r क्यूब और क्या बन जाएगा, dr बन जाएगा। अब ये है तो वैसे ही जैसे पहले हुआ था। अगेन आपको क्या करना है कि लेट अज्यूम 2r अपॉन ए नॉट, 2r अपॉन ए नॉट, इसको आप मान लो p। तो यहां से r की जो वैल्यू है वो हो जाएगी p a नॉट अपॉन 2। तो फिर आप वैल्यू निकालोगे dr की, तो dr की वैल्यू होगी p अपॉन 2 a नॉट, p यानी a नॉट अपॉन 2 dp। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसकी वैल्यू बनेगी a नॉट अपॉन 2 और dp, ये dr की वैल्यू बनेगी। तो ये सारी वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे, यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो ये बनेगा 4π अपॉन पाई से पाई कट जाएगा, तो ये बचेगा 4 अपॉन ए नॉट क्यूब। तो ये बचेगा 4 अपॉन ए नॉट क्यूब, ये 0 से इनफाइनाइट, यहाँ पर हो जाएगा e पावर -p, और इसकी जगह r की जगह रखोगे p a नॉट अपॉन 2 और इसका क्यूब हो जाएगा, और dr की जगह आप रखोगे a नॉट अपॉन 2 और dp, ये वैल्यू रखोगे। तो यहां से देखो 4 अपॉन ए नॉट क्यूब, ये तो एज इट इज है, ये p क्यूब बनेगा, यहां बनेगा a नॉट क्यूब a पावर 4, तो ये बनेगा a नॉट पावर 4, 2 पावर 3 8 और 8 दूनी 16, तो यहां आएगा 16। तो इंटीग्रेशन में जाएगा 0 से इनफाइनाइट e पावर -p, और ये बनेगा p क्यूब और dp, ये बनेगा। तो ये a नॉट और यहाँ एक ए नॉट बच गया, 4 चौक 16, तो यहाँ बनेगा आपके पास a नॉट अपॉन 4, और ये हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट, और ये e पावर -p और p क्यूब और dp। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, वही गामा फंक्शन लगाना है। तो गामा फंक्शन लगाओगे तो जब यहाँ p स्क्वायर था, जब यहाँ पर p स्क्वायर था तो p स्क्वायर में बना था गामा 3, अब यहाँ पर क्यूब है तो ये बनेगा गामा 4। तो इसका जब आप सॉल्यूशन लिखोगे, तो इसका जब सॉल्यूशन लिखोगे तो ये बनेगा a नॉट बाय 4, और ये जो है इसका सॉल्यूशन आ जाएगा गामा 4, गामा 4। अब गामा 4 का सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, गामा n n-1 फैक्टोरियल के बराबर है। तो गामा 4 जो है
वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 4 - 1 फैक्टोरियल, जो कि हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, A0/4 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 A0। तो यहाँ जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है आर की, जो कि ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 3A0/2। कितनी वैल्यू आ गई, 3A0/2। उसके बाद आपको वैल्यू निकालनी है आर स्क्वायर की, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो कितने सवाल हो गए, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, अब ये निकालना है आपको। तो ये बहुत सिंपल है यार, अब तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। अब ये मैं 5वां कर रहा हूँ, तो यहां पर आपको क्या करना है, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देखो ये 0 से इनफाइनाइट, यहां लिखोगे psi100 एस्ट्रिक में, यहां लिखोगे आर स्क्वायर, यहां लिखोगे psi100 और ये डी टाउ। अब मैं बताऊं यहाँ क्या बनेगा, यहां बनेगा, पहले आर था तो आर क्यूब बना, पी क्यूब बना, अब क्या बनेगा, अब बनेगा p⁴। तो जो इंटीग्रेशन बनेगा वो 0 से इनफाइनाइट, यहां पर क्या बन जाएगा e⁻⁻p, ये बनेगा p⁴ और dp, p⁴ और dp ये बनेगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। और यहां पर 4 पाई आपका बाहर आना ही था, है ना, 4 पाई बाहर आना ही था, 1 ये पाई A0 क्यूब ये बाहर आना ही था। और जब आप ये p की वैल्यू रख के लाओगे तो p की वैल्यू में अब A0/5 आएगा, कितना आएगा A0/5 आएगा, और यहां पर क्यूब होगा 2 की पावर 8 आएगा, है ना, तो 16 दूनी 32, अब बाहर जो आएगा वो कितना आएगा 32 आएगा। ये सारा मैंने सॉल्व किया है तो उससे बता रहा हूं। अब यहां से क्या कट रहा है, ये A0 क्यूब है, ये A⁻5 है, तो यहाँ स्क्वायर रह जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो यहां बचेगा A0 स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा 4 × 8 = 32, 8। यहाँ p⁴ है, तो यहाँ सॉल्यूशन आएगा 5। भाई 4 जो है तो उसका बनेगा γ5, γ3 का क्या बना था γ4, तो यहां पर क्या बनेगा γ5, तो यहां पर सॉल्यूशन क्या बनेगा γ5। तो γ5 को जब सॉल्व करोगे तो वो कितना बनेगा 5 - 1 फैक्टोरियल, मतलब 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 12 दूनी 24, तो ये बनेगा A0 स्क्वायर अपॉन 8 × 24, ये 8 है भाई, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 3A0 स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 3A0 स्क्वायर। अब आपको डेविएशन निकालना है, तो डेविएशन जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, वो होती है √ और आर स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू और आर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आई है, वो आई है 3A0 स्क्वायर। क्या वैल्यू आई है 3A0 स्क्वायर, और आर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आई थी वो आई थी 3/2 A0, उसका स्क्वायर करना है, तो 3/2 का A0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9/4 और ये हो जाएगा A0 का स्क्वायर। तो यहां से A0 बाहर आ गया, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा A0/2 और 12 में से 9 गया 3, तो ये आ जाएगा √3। तो आंसर आपके पास, इसको रीअरेंज करके लिख दो 3√3 A0/2, तो ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करना है। अब अगर आपको इंटीग्रेशन आपके अच्छे हैं, आपके क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक अच्छे हैं, तो ये सवाल हो जाएगा, अदरवाइज ये फंस जाएगा। अब ये सवाल कैसे हो सकते हैं, जब आपकी रेगुलर इनके ऊपर प्रैक्टिस हो। तो एक बड़ा सा सवाल है, और किस तरह से सॉल्व करना है ये बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब इसके अंदर कोई स्टेप्स वगैरह तो है नहीं, बेसिक प्रोसीजर है, बेसिक तरीके हैं, वो आपको लगाने हैं, उससे इसको सॉल्व करना है। तो होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।